अच्छा जी, बात इस तरह से है कि जी आज का जो मुज़ाकरा है, ये हमने रखा हुआ है तर्जुमे के ऊपर कि उर्दू में आपके पास साइंस का कंटेंट ना होने के बराबर है। इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके तर्जुमे के ज़रिए कैसे कंटेंट हम बढ़ा सकते हैं और बतौर फैकल्टी मेंबर, बतौर उस्ताद हाज़िर या मुस्तक़बिल के हमारे पास कौन-कौन से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को तर्जुमे के ऊपर लेकर आ सकते हैं और उसके क्या-क्या फ़वाइद हमें मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द टुडेज़ टॉपिक। मैं उससे पहले वो उस आइडियाज के डेवलप होने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज है जो पहले से चल रही है और मैं उसको हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। वो अजीबोगरीब चीज ये है कि प्रिंसिपली मैंने ये समझा है अपने बारे में कि मैं सोचता उर्दू ज़बान में हूँ। तो सोचने की ज़बान मेरी उर्दू है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिएटिव चीज़ मैंने बनानी है या लिखनी है ख़ास तौर पर, तो वो तो उर्दू ज़बान में होगी। फिर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है? तो मुझे कई मरतबा ऐसा महसूस हुआ कि जब मैंने इंग्लिश में कोई मज़मून लिखना है और मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसमें अपना आप नहीं डाल पाता। अब डॉक्टर बन गया, उस वक़्त तक तो यही नौबत रही कि ऐसे ही चलता रहा, हाँ भाई चलो भाई इंग्लिश भी आ गई थोड़ी बहुत, काम चल गया। लेकिन मुझे भी कुछ सालों पहले ड्यूरिंग पीएचडी ये ख्याल आया कि क्यों ना ये तजुर्बा करूँ कि चीज़ को खुद से उर्दू में पहले लिख लूँ जो मुझे समझ आ रहा है, जितना मैंने समझा है, और उसको ट्रांसलेट कर लूँ इंग्लिश में। तो उसमें ज़्यादा इस बात का चांस होगा कि शायद मैं रिगार्डलेस ऑफ कि उसमें ग्रामर क्या है या अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, मैं कुछ शायद अपनी कोई चीज़ डाल सकूँ, या वो जो कहते हैं ना क्रिएटिव थॉट के तौर पे कि भाई ये मैंने खुद से लिखा है या ये मेरा तो मेरी सोच है। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, अब मैं ये काम बाकायदगी से कर रहा हूँ, मैं कोई भी रिसर्च पेपर लिखता हूँ, तो उससे पहले सारा पेपर खुद से लिखता हूँ हाथ से अपने, और उस इंग्लिश में लिखने से पहले उसकी बेशतर चीज़ें उर्दू में लिख लेता हूँ, उसके बाद उसे इंग्लिश में लिखता हूँ। है तो ये बड़ा फजूल तरीका, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो मैंने टेस्ट किया है कि उसकी उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमने मैंने प्लेजरिज्म में जब भी उसको डाला है तो वो लेस देन 10% या लेस देन 8% आ रही होती है, यानी आ नहीं हो रही ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है नहीं आ रही होती, क्योंकि जो 8% भी आ रही होगी वो शायद इसलिए आ रही होगी क्योंकि मैं कहीं से कुछ आइडियाज तो ले रहा हूँ, लेकिन अदर देन दैट इट्स लेस देन दैट। मैंने यही चीज़ अपने पीएचडी के रिसर्च पेपर में भी ट्राई टू डू दैट। तो हो सकता है कि पार्टली जैसा इब्राहिम कह रहे हैं, इब्राहिम साहब, कि हम साइंस को कैसे अपनी ज़बान में ला सकते हैं, तो बजाय इसके कि अपनी ज़बान में लाएं, वो पहले से ही सोच लें कि हमारी ज़बान में ही है, हम उसी को जनरेट करने की कोशिश करें। और इंग्लिश में जब हम किसी को, जो कि हमारी इस वक्त कहते हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वर्ल्ड की लैंग्वेज है, उसमें ढाले, तो अगर ऑलरेडी उर्दू में लिखने की मशक हुई भी है तो वो आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। नायर साहब, आपकी बात जो है मैं इससे इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुल्ली तौर पर इससे मुत्तफ़िक भी नहीं हूँ इस हवाले से कि लिखना एक स्किल है विदिन इटसेल्फ। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कि आपको जो इंग्लिश का बेसिक सिंटैक्स और ग्रामर है वो आता हो, वोकैब्युलरी आपके पास हो मुनासिब, तो जो चीज़ आप उर्दू में लिख रहे हैं वो अंग्रेज़ी में भी लिख लेंगे। मसला ये है, हमारे एक उस्ताद होते थे, उन्होंने हमें जब बीएस कर रहा था पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हमें बेसिक्स जो आइडियाज़ हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, वो पढ़ाए थे। हमारे कोर्स था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में। बड़े अच्छे बंदे थे वो। उन्होंने हमें वो थे वो पठान, लेकिन उर्दू उनकी ऐसी कमाल की उर्दू थी कि वो मैं जो है ना उनकी उर्दू सुन के आशीष कर जाता था। और इंग्लिश तो वो और भी कमाल की होती थी। तो उनसे मैंने वो पूछा, मैंने नहीं बल्कि हमारी पूरी क्लास ने पूछा कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो उसका क्या हिसाब है? तो क्या हम कैसे आपकी तरह की अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? तो उन्होंने मुख्तसर सा एक जुमला कहा कि ख्वाब में इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। जिस दिन तुम लोगों ने ख्वाब में इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तुम लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। या तुम्हें जिस दिन इंग्लिश में ख्वाब आ गया तो उस दिन तुम लोग अच्छी इंग्लिश बोल लो। इब्राहिम भाई, मैं पिछले 10 साल से हॉलीवुड की फिल्में ख्वाब में देख रहा हूँ, बताएं क्या करूँ? राशिद, जितनी अच्छी अंग्रेजी आप लिखते हो, कौन लिखता है हमारे बैच में, समझिए बताएं। माने मैं अक्सर अपनी इस आदत पे इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि पता नहीं मैं अंदर से फरंगी हूँ या कौन हूँ। अल्लाह मुझसे नाराज है, खुश है, पता नहीं हॉलीवुड की फिल्में क्यों आती है मेरे ख्वाब में।
और आशा खुदा को माने अच्छे खासा आप वो कर रहे हैं। यानी तो बिलाल, तुमने डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स नहीं पढ़े होंगे, बार कैफ। तो पॉइंट मेरा ये था कि हर बंदे की जो वो है मेंटल कैपेसिटी है वो अलग अलग है, डिफाइंड है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से काम करते हैं मैं उस तरह से काम करूं। अब मेरा सोचने का अंदाज जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी, फारसी, जो भी है। मैं जो नॉलेज है वो अपने जहन में वो बनाता हूँ कि मुझे नॉलेज क्या ट्रांसफ़र करनी है, मुझे लिखना क्या है, और उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ। मेरा कभी ये नहीं हुआ कि मैंने उसको उर्दू में किया हो या इंग्लिश में किया हो। और जनरली उसकी वजह से मेरी हमेशा से जो है ना वो ग्रामर का स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर रहा है, चाहे मैंने उर्दू में लिखा हो कि इंग्लिश में लिखा हो। और उसकी जैसे बिलाल को पता है कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो इसी को मैं प्रूफ रीडिंग और ग्रामर चेक के लिए भेजता हूँ आगे से। तो 5-6 दफ़ा करने के बाद जाके जो है ना कोई शक्ल निकलती चीज़ों की। खैर, कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, ट्रांसलेशन हमारे लिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो वो मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रट्टे के ऊपर डिपेंडेंट है कि रट्टा लगाए जाएंगे बच्चों को नर्सरी से जो शुरू होते हैं, प्री नर्सरी से। उनकी जो राइम्स होती हैं, ए फॉर वो क्या कहते हैं उसको, बाबा ब्लैक शिप, ये सारी चीज़ें, वहाँ से जो रट्टा शुरू होता है वो आपके इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक चलता है। पीएचडी में जो है ना चलता है। कोर्स और भी हम ऐसे ही चलाया था जी, जान छुड़ाओ। रिसर्च सारी ऐसे चल रही है। रिसर्च खैर अभी हम छोड़ते हैं, हम अभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें। रिसर्च को हम अगले किसी पॉडकास्ट में देख लेंगे। तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो रट्टे के ऊपर है, बस आपने मेमोराइज कर लिया, जाके पेपर के ऊपर वही चीज़ें उगल के वापस आ गए आप, जो आपके दिमाग में आपके उस्ताद ने उंडेली थी। और उस्ताद ने जो है उनको भी बालिश से नाप नाप के नंबर दे दिए। अल्लाह खैर सल्ला। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ एक। ये एफएससी के इम्तिहान थे। एफएससी में इस्लामियात के पर्चे जो 50 नंबर का होता है या 50 नंबर का होता है हमारे बोर्ड में। मुझे नहीं पता कि बाकी मुल्क में कितने नंबरों का होता है, लेकिन पेशावर बोर्ड में 50 नंबर का होता था जिस वक्त मैंने एफएससी की थी। तो इसके जो मेन स्ट्रक्चर जो उस वक्त होता था कि जी इतने नंबरों के आपके पास एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स होते थे। फिर थोड़े से नंबरों के आपके पास तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते थे। फिर जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते थे, 10-10 नंबरों के होते थे। अच्छा, अब उसमें एक सवाल आया कि जी आप हदीस की शरीयत में हदीस की हैसियत बयान करेंगे। शरीयत की जो 5-6 माखिज़ हैं कि कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, इस तरह से सहाबा का अमल है, फिर उम्मत, फिर इज्तिहाद वगैरह वगैरह। मैं वहाँ पे हदीस वाले सवाल के जवाब में क्या अटेम्प्ट करके आ गया कि हदीस की 3 अक़साम है, कुल्ली, फ़िअली, तक़रीरी। मैंने सवाल गलत पढ़ा, सारा कुछ किया, एब्सोल्युटली उसके करीब भी नहीं आता था, अंदाज़ा करें आप। और मैं अटेम्प्ट करके आ गया और घर आके जब मुझे पता चला यार कि ये वाला सवाल, मैं ये सवाल तो था ही नहीं। मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा घर आके तो मेरे जो है ना पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। यार ये मैं कितना बड़ा ब्लंडर करके आ गया। इशू ये हुआ कि जी क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होता है, हेडिंग थी, ये सारा था, वो जो आपको टिपिकल आपको तरीका होता है बोर्ड के पर्चा करने का। ये आपने खूबसूरत खूबसूरत हेडिंग दी हुई है, इसके अंदर तफसील लिखी हुई है और ये सारा, और जो बालिशन आपने के हिसाब से आपका सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन जवाब है कि नहीं है वो अपनी जगह पे एक क्वेश्चन मार्क था। अंदाजा करें कितने नंबर आए होंगे डॉक्टर साहब 50 में से? भाई आप दरवेश आदमी, आप आ सकते हैं। डॉक्टर साहब अंदाजा लगाएं 50 में से कितने आए होंगे जब आपने 10 नंबर का एक सवाल गलत कर दिया पूरा? तो 40 आ गए होंगे। 47। वाह, देखे मैं आपको बिलाल भाई मैं क्या कह रहा था, दरवेश आदमी है। जबरदस्त। देखे लेकिन मैं आपको अपनी एक चवल कहानी सुनाता हूँ। आपने तो सवाल गलत पढ़ा था ना, मैं तो सब्जेक्ट ही गलत पढ़ के चला गया था। पेपर किसी और चीज का था और मैं किसी और चीज का। खैर, कमिंग टू द पॉइंट डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट। बात यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक नहीं करता। आपने कितनी अमाउंट में अल्फाज लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वो उसको देखता है। जितने भी आपके बोर्ड के इम्तिहान है उसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है, आप बच्चों को सिखा नहीं रहे होते, पढ़ा नहीं रहे होते।
अच्छा आप सिखा नहीं रहे होते, पढ़ा नहीं रहे होते, लेकिन मसला ये है कि आप उनको सिर्फ रटवा रहे होते हैं और जो रटे हैं वो आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ना बच्चों को कुछ ढंग से कोई चीज़ सिखाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे बिलाल साहब? हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के साथ इत्तेफाक मजबूरन जो भी हम सब ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ के आए हुए हैं, तो इत्तेफाक करना पड़ता है कि एक तो ये है कि बोर्ड में और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है या जो टीचर ने नोट्स दिए थे या जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा था या बोला था, एग्जैक्ट मिनो एंड वो सवाल मतलब के पेपर में आएगा। और बोर्ड्स के अंदर तो ये हालात हैं कि वहाँ पे जो पेपर सेटर है उससे इस चीज़ का एफिडेविट लिया जाता है कि किताब के फलां नंबर सफ़े पे फलां लाइन के अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। कि अगर वो लाइन का जवाब वैसे मतलब लाइन बुक के अंदर मौजूद ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर में वो सवाल नहीं डाल सकते, ठीक है? क्योंकि फिर मसला ये बनता है कि लोग जाते हैं और इम्तिहानी सेंटरों को आग लगा देते हैं लड़के के जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है और नाइंसाफी हुई है। मतलब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं पूछ सकते, थोड़ा सा चीज़ों को हेर फेर करके नहीं पूछ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पे मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि जी ग्रुप में असाइनमेंट्स की और मतलब मैं बीएस के दौरान 2 या 3 लोगों का ग्रुप होता था और मिलके हमें असाइनमेंट मिलती थी कि आपने ये असाइनमेंट करनी है। और मैं क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा बहुत ज़रा टेक्निकल था, बाकी लोग नहीं थे, खासतौर पे ख़वातीन नहीं होती, तो मैं ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करने का काम मैं करता था। तो कॉपी पेस्ट भी मैंने करना, फॉर्मेटिंग भी मैंने करनी है। और जब वो असाइनमेंट जमा होती थी और रिजल्ट आता था तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे नंबर ग्रुप के बाकी मेंबर्स से कम होते थे। मतलब कि अगर एक ग्रुप ने एक असाइनमेंट जमा करवाई है तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब 3 मेंबर्स के अलग-अलग नंबर आ जाएँ। लेकिन ऐसा होता था। फिर एक दफ़ा मैं इंतहाई जब बागी हो गया अखीर कि जी ये अजीब ड्रामेबाजी चल रही है, तो मैंने उस सेमेस्टर में उस एक मखसूस सब्जेक्ट की जो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, मैंने उसकी असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाई। और अंदाज़ा लगाएँ कितने नंबर मिले होंगे? पूरे मिल गए होंगे आपको भी। पूरे तो नहीं मिले, लेकिन 92% मार्क्स मिले उसमें मुझे नहीं, असाइनमेंट के। आप भी दरवेश हैं। तो मतलब कि मेरे कहने का मकसद ये है कि हर सेमेस्टर में आप असाइनमेंट्स दे रहे हैं, मतलब 48 डिफरेंट सब्जेक्ट्स या एटलीस्ट 40 प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बीएस के दौरान। और उन सब्जेक्ट्स में आप हर सब्जेक्ट में कम से कम एक असाइनमेंट ज़रूर होती है, क्विज़ेस होते हैं या और जो भी कुछ होता है। और उसके बावजूद उसमें क्या होता है कि जस्ट स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया जाता है, वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करता है, उसको फूल बूटे लगाता है और प्रिंट करके जाके जमा करवा देता है, जिसको टीचर देखने की जहमत नहीं करता। तो मेरा यहाँ पे जो मतलब आइडिया है वो ये है कि बजाय इसके कि एक मतलब इतनी ज़्यादा एफर्ट, आप देखें कि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और वो 30 स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के लिए मतलब 6 सब्जेक्ट्स के लिए वो एक एक घंटा भी असाइनमेंट का लगाते हैं तो 180 घंटे का काम ज़ाया हो रहा है, ठीक है? और बेमकसद है ना, उसको टीचर ने चेक करना है कि जी इवन उसके अंदर ग्रामर ठीक है या उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, ना उसको स्टूडेंट ने ठीक तरह से करना है। तो इसके बजाय क्यों ना हम उनको कोई ऐसा काम, ऐसा टास्क असाइन करें जो को प्रोडक्टिव, थोड़ी बहुत किसी ना किसी हद तक प्रोडक्टिव हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा टॉपिक्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मसला ये है कि वो अंग्रेजी में है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, मतलब कि एक स्टेटिस्टिक में पढ़ रहा था कि 97% लोग जो हैं वो बीए से कम तालीम याफ्ता हैं। बीए से कम तालीम याफ्ता यानी कि इंटर तक वो पढ़े हुए हैं या बीए में एटलीस्ट फेल हुए हैं। तो सिर्फ 3% लोगों के पास बीए की डिग्री है। फिर उस बीए की डिग्री में से आप वो लोग निकाल दें जिन्होंने बीए महज सिर्फ पास किया होगा या बीए कर लिया और कुछ भी नहीं किया। तो और उसके बाद जिन लोगों को बीए वाकई अच्छी तरह आता है उनको आप काउंट करें तो पूरे पाकिस्तान में शायद 1% भी ना बने। तो जब इतने थोड़े लोग हैं तो उनको आप अंग्रेजी मतलब के कंटेंट उनके किसी काम का नहीं है।
तो अगर आप स्टूडेंट्स को ये टास्क दे दें कि आपको ये एक छोटा सा आर्टिकल कोई 2 सफ़े 4 सफ़े अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेली लाइफ में किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको ट्रांसलेट करें और उसको आप उर्दू में कन्वर्ट करें, किसी रिसाले में छाप दें, किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर लगा दें, जिस तरह हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई हुई है तालीम खान के नाम से। और या आप मतलब कि कोई एंटरटेन मतलब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कर भी रहे हैं तो वो क्या है कि ज़्यादातर वो एंटरटेनमेंट चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, तो उसके बजाय वो कोई ऐसी वीडियोस मतलब के बना सकते हैं जो किसी साइंटिफिक टिकटॉक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हों, कोई एक्टिविटीज़ हों, कोई और इस तरह की चीज़ें हों जो अंग्रेजी में अवेलेबल हैं, आप सिंपल उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप कुछ नया ना करें। लेकिन अगर आप 10 साल या एटलीस्ट 5 साल आप मुसलसल ये काम कर लेते हैं तो आपके पास एक जनरेशन आ जाएगी, जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ नया मौजूद होगा, कुछ देखने के लिए कंटेंट मौजूद होगा। और जब फिर नेक्स्ट जनरेशन उन चीज़ों को देखेगी तो वो उससे आगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिल्डअप जरूर करेगी। तो ये मेरा केस है। अच्छा, आपने जो बात की है वो ठीक है, अपनी जगह पे मौजूद है, उसका वो रोल भी है उस तरह से। लोग पढ़ते भी नहीं हैं, लोग लिखते भी नहीं हैं, लोग पढ़ना चाहते भी नहीं हैं, लोग लिखना चाहते भी नहीं हैं। मसला तो यही ना है। पढ़ने की में बेसिक वजह ये है कि आपके पास वो क्या कहते हैं उसे, कंटेंट अवेलेबल नहीं है। कंटेंट हो तो लोग जो है फिर पढ़ने की दिलचस्पी भी लें। यानी आपके पास बूफे में जब 4 चीज़ें लगी हुई हों तो अब आप हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास एक ही है तो आप एक ही पे कनात कर लेते हैं। इशू ये है सारा, क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो हमें जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये चॉइस ऑफ कंटेंट है ये तो बढ़ानी पड़ेगी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल रीडेबल कंटेंट हो कि जो लोगों को ये मालूमात फराहम कर सके। और जिस तरह से आप भी जानते हैं, जैसे तालीम कहानी का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ना बिल्कुल चाहते हैं। पढ़ना बेटा आशा पड़ता है। आपके पास मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे जो कोरोना के आउटब्रेक में लिखे गए, उससे पहले भी लिखे गए, और लोगों ने उसको सैकड़ों की तादाद में विद इन आवर्स पढ़ा। उसके पब्लिश किए जाने के घंटों के अंदर ही सैकड़ों व्यूज़ आ गए थे, रीड्स आ गई थी। तो वो चीज़ें मौजूद हैं अपनी जगह पर। अब आपकी जो सजेशन थी कि जी उनको स्टूडेंट्स को कहा जाए, स्टूडेंट्स क्यों करेंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा उनके एजुकेशन में, आप इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करें। अब जब आपके ऑलरेडी एफएससी में पढ़ा रहे हैं पिछले 5 सालों से लाहौर में, और आपका जो है डेली की बेसिस पे वास्ता पड़ा है स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके ख्याल में उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इस ट्रांसलेशन से? मतलब आपने उन्हें एक असाइनमेंट दे दी है, शुरू कर लेंगे, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप मैथ्स की वो दे देता हूँ कि टास्क है यहाँ आप मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके ऊपर एक आर्टिकल लिख के ले आएँ 500-600 अल्फाज को उर्दू में या पश्तो में या पंजाबी में, जो भी इलाकाई ज़बान है उसके हवाले से स्टूडेंट्स लिख के भी लेकर आ जाएंगे, नहीं होगा तो विकिपीडिया से ट्रांसलेशन उठा के लेकर आ जाएंगे। लेकिन आपको कैसे उस स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, पॉइंट ये है। स्टूडेंट्स एफएससी के लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को मनाना, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी के लिए मनाना तो तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया ना, कि आपके पास मतलब एकेडमी का इतना ज़्यादा कल्चर बना हुआ है तो स्टूडेंट को एकेडमी के अलावा कुछ और नहीं खींचता कि उसने कुछ करना है या नहीं करना। जो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऐसे कामों के ऊपर राजी कर सकते हैं, और वो कैसे राजी कर सकते हैं, वो ऐसे राजी कर सकते हैं कि आप उनके साथ डायरेक्टली ज़ाहिर है उनको मार्क्स के लिए ये मसलन आप उन्हें कह दें कि जी जो रेगुलरली 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये काम करेगा उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट के, और दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। ये तो हो गया एक डायरेक्ट उनके लिए इंसेंटिव। एक उनको इनडायरेक्ट इंसेंटिव है, और वो क्या है, वो ये है कि उनकी राइटिंग स्किल बेहतर होगी। मतलब इस वक्त जो दुनिया में मतलब मैं हॉलीवुड मूवीज ज़्यादा देखने का शौकीन हूँ, और ख़ासतौर पर मैं वो मूवीज देखता हूँ या प्रेफर करता हूँ जो किसी किताब को या किसी राइटर की कहानी को फिल्माया गया हो। तो आप देखें वहाँ पे यानी कि आपको बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं
कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो किसी वजह से दिवालिया हो गई है और वहाँ पे एम्प्लॉई है और वो बैठ के कहानी लिखता है कि मैंने देखा कि जी ये कंपनी में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गई है, और वो किताब मतलब कि बेस्ट सेलर बन जाती है, लाखों कॉपियां उस किताब की बिक जाती हैं। मतलब इसमें एक कंपनी के दिवालिया होने में ऐसी कौन सी खास बात है कि लोगों को मतलब इसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन वाकई लोगों को इंटरेस्ट होता है और लोग उसको खरीद के पढ़ते हैं, और ना सिर्फ उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म बेतहाशा बिजनेस करती है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो बाहर की दुनिया में मिल जाती हैं। तो वो राइटिंग की वहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। और वो राइटिंग का स्किल जो है वो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जीरो है। अगर आप उनको दो जुमले जो हैं वो खुद बना के लिखने को कह दें तो वो नहीं लिख पाते। ज्यादातर आप फेसबुक के ऊपर देख लें, किसी जगह पे देख लें तो वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, या मतलब अगर कोई डिस्कशन है और उनको कहा जाए कि किसी टॉपिक के ऊपर वो मतलब हर बंदा जो है मतलब रिलीजन से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर बेतहाशा बहस में हिस्सा ले लेंगे, हम छोटी छोटी चीजें लिख लेंगे, लेकिन उसको इकट्ठा करके मुदल्लल अंदाज में एक आर्टिकल के फॉर्म में अगर पेश करने को कहा जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, मतलब कुछ करने को तैयार ही नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, या मतलब उसको इस चीज का शऊर नहीं है कि ये किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो राइटिंग स्किल डेवलप करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त दुनिया में मार्केटेबल भी है। मिसाल के तौर पे मैं पिछले दिनों फ्रीलांसिंग के हवाले से देख रहा था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है डिजी स्किल्स का, तो उसके अंदर वो बता रहा था कि जो स्टार्टिंग सैलरी है कंटेंट राइटर्स की वो शुरू होती है $20 पर पेज से, यानी कि एक सफा लिखने के 2,500 से 3,000 रुपए तक मिलते हैं ऑनलाइन। और फिर अगर आप अच्छे लेवल के राइटर हैं तो आपकी जो है वो $100 की पेज तक आपकी वैल्यू जा सकती है। और अगर इतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से तो कम से कम हर स्टूडेंट को अपनी पॉकेट मनी के लिए ये काम करना चाहिए। मतलब कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप थोड़ा बहुत खुद से कमा के अच्छी तरह इसके ऊपर गुजारा कर सकते हैं और फिर कल को आप इसको एज ए कैरियर डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आजकल अभी तक फिलहाल कोई रिवाज नहीं है। ये बातें तो सारी अपनी जगह पे है ना। आपके यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो टिकटॉक बना रहे होते हैं वीडियो, अब उसमें ना उन्हें पैसे मिल रहे होते हैं ना कोई और चीज़ मिल रही होती है, लेकिन उनको एक और उससे क्या कहें इसको, उसके लिए मज़ेदार लफ्ज़ द क्या जॉय होगा। ऑफ क्रिएशन। हाँ, तो आपका जो फीडबैक आ रहा होता है, जितने व्यूज़ आ गए, मेरी वीडियो वायरल हो गई या नहीं हाँ हुई, जी, या इतने ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट्स आ गए या ये चीज़ें हुई, ये चीज़ एक अच्छा उसके ऊपर फीडबैक हो सकता है। अगर आपने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है और लोग उसको पढ़ने लगते हैं, और ये लोगों के पास चूँकि अवेलेबल ही नहीं है कोई कंटेंट उर्दू में पढ़ने के लिए, वो भी इंटरनेट के ऊपर, और आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेट पे ढंग का साइंस जो है उर्दू की ज़बान में आपको नहीं मिलता है, बहुत कम है। और विकिपीडिया के जो सफ़े हैं विकिपीडिया वो पे भी कुछ बाज़ नहीं औक़ात है, विकिपीडिया के जगहों पे मतलब के 250 अल्फाज पूरे नहीं होते कई टॉपिक्स के ऊपर। कहीं तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई होती है, ये हाँ जी। टॉपिक है बस। जी, ऐसे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है ना, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि उस पे। मेरा वो आदत है कि जब भी मैं कुछ देखता हूँ तो मैं 2-3 ज़बानों में उसको सर्च कर लेता हूँ। 2-3 जो ज़बानें जो रेगुलर है मेरी, वो इंग्लिश होती है, अरबी होती है, फ़ारसी होती है, उर्दू होती है। क्योंकि बाज़ का जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उर्दू का फ़ोकस जो है, वो जो इन्फ्लुएंस है, वो अरबी और फ़ारसी से आया हुआ है उर्दू के अंदर बेइंतहा। तो आपको ट्रांसलेशन के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो समझने के लिए अरबी और फ़ारसी में देखना पड़ता है कि वो चीज़ क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी क्या है। तो वो जितना कंटेंट अरबी और फ़ारसी के अंदर होता है ना, उसका चौथाई भी नहीं है उर्दू में। बिल्कुल नहीं होता। मतलब तो कि वो हमारे एक यहाँ क्रैश कोर्स के ऊपर मैं वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर वो बताता है कि जी अंग्रेजी में टॉयलेट पेपर के ऊपर विकिपीडिया का जो पेज है, यानी कि टॉयलेट पेपर के बारे में जो इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के ऊपर अंग्रेजी में दी हुई है, उससे आधी भी उर्दू में इंडस रिवर सिविलाइजेशन के ऊपर नहीं है। मतलब कि हमारी तहजीब के ऊपर, पूरी एक 4,000 साल की तहजीब के ऊपर
आधी टॉयलेट पेपर से आधी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारी वो सिविलाइजेशन है कि नहीं, हम तो उसको ऑन भी नहीं तो करते हैं। हाँ जी, वो तो चले एक सियासी मसला ना। नहीं, बात सियासत की नहीं है, बात ये है कि इंसान का ताल्लुक उसकी ज़मीन के साथ होता है। हाँ बिल्कुल जाहिर है। हम वो एक हदीस शरीफ में है कि जिसमें वतन से मोहब्बत नहीं है तो उसमें ईमान भी नहीं है। बिल्कुल। अब वतन जो है प्राइमरीली आपकी ज़मीन होती है, मिट्टी के साथ ताल्लुक है, हमने वो ताल्लुक भी डेवलप नहीं किया अपने लोगों में। एनी हाउ ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, वो हमारा आज का फोकस नहीं है। उसमें फिर किसी वक्त हम रखेंगे जब हम ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हाथ लगाने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम जो है ना बिनाइन किस्म के टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एनी हाउ, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा वो होगा कि अगर हमारे पास टीचर्स जो हैं वो स्पेशली जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट्स दें कि वो चाहे वो सिंध में बैठे हैं, रूरल सिंध में बैठे हैं तो सिंधी में दें, जो कराची में बैठे हैं वो उर्दू में दें, जो पंजाब में हैं वो पंजाबी में दें, जो सराइकी बेल्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, अब अपने स्टूडेंट्स को सराइकी में लिखने को क्या है, कश्मीरी में, पश्तो में, बलोची में, बरावी में, जितनी ज़बानों में भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उनको ये टास्क दें या असाइनमेंट्स दें कि वो अपनी ज़बान में साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख के लेकर आएँ। बीइंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेरा इरादा ये है कि अब जब भी क्लासेस नॉर्मल रूटीन के ऊपर आती हैं, क्लासेस शुरू होती हैं, तो उनको स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि हर बंदे ने एक सेमेस्टर के दौरान कम अज़ कम मुझे 12 आर्टिकल्स लिख के देने हैं छोटे-छोटे, जिसमें वो अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, मिसाल के तौर पे माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है तो बैक्टीरिया क्या चीज़ हैं, वायरस क्या चीज़ होते हैं, इनका इलाज कैसे हो सकता है, फैलते किस तरह से हैं, इनकी खदोखाल क्या है, ये बीमारियाँ कैसे फैलाते हैं, हमारे लिए मुफीद कैसे हो सकते हैं, कोई वायरस हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकता है, कोई बैक्टीरिया कैसे मुफीद हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ये चीजें अब नहीं है, ये इसके चीज़ जो अलावा है, मतलब कि ये तो चले एक बड़ी खुश किस्म की चीज हो जाएगी ना कि बैक्टीरिया होता क्या है और उसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है, यानी कि वो बिल्कुल साइंस हो जाएगी जो आम बंदा नहीं पढ़ना चाहेगा। उसके मुकाबले में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप बीबीसी के ऊपर कोई खबर पढ़ते हैं कि जी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के अंदर सुपर बग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि सुपर बग्स होते क्या हैं और उसकी वजह से क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, और वो सुपर बग्स कहाँ से आ रहे हैं। जी पाकिस्तान में कोई बंदा आया था बाहर के मुल्क से, यहाँ पे वो जो है प्लास्टिक सर्जरी करवाई है उसने सस्ते में, और उसको कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है जो वापस जाकर और किसी बैक्टीरिया से ट्रीट नहीं होती, सॉरी किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होती। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, और उसके अंदर काफी ज्यादा आपके जो है तजस्सुस भी है, और करंट मतलब सिनेरियो के साथ वो रेलेवेंट भी है, और उसमें सबक भी है कि आगे क्या हमें करना चाहिए। मतलब कि वो तो वहां पे जाके एक बंदा उधर पहुंच गया तो वो परेशान है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने मतलब ख्याल ही नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से। तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लिखा जा सकता है, उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है, बहुत सारी नहीं देखें, बात सुने, टॉक्स मिल बात जाती हैं। सुनिए। बात यह है कि आपको एक जगह से स्टार्ट करना है, आपने बच्चों को एक धक्का दे देना है, उनको जो है ना चस्का डाल देना लिखने का और पढ़ने का और पढ़वाए जाने का। जो कोई चीज़ लिख रहे हैं तो पढ़ी जा रही है, उनके पास फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे कि हमारे जो तालीम का आने वाला एक्सपीरियंस रहा है, हमारे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बेइंतहा ज़्यादा पढ़े गए हालात की वजह से, हालात की मुनासबत से। ऐसे ये कोविड की जो हमारे पास चल रही है आउटब्रेक इस वक्त, इस वबा के दौरान हमने जो मज़ामीन लिखे या जो और भी लोगों ने हमारे पास आके कोविड की उस पे, सॉरी कोविड पे नहीं, तालीम कहानी के प्लेटफॉर्म पे लिखे, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े गए। आपने देखा उसमें एक मेरा ही एक मजमून था ये इम्यून सिस्टम के ऊपर कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम क्या है, कैसे काम करता है, वैक्सीन्स क्या हैं, हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वो आर्टिकल है। अब उसके अंदर कोई आपकी वो उस किस्म की जो है यानी यानी बिल्कुल खुश वो साइंस है, उसके अंदर कोई इस किस्म की कोरिलेशन किसी चीज़ के साथ नहीं है, लेकिन लोगों ने पढ़ा, लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमें मेरे ख़्याल में अपने स्टूडेंट्स को शुरू करना है, उनको एक पहला धक्का लगाना है कि एक दफ़ा वो चलना शुरू हो जाएँ।
बाकी आप उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ें। आपके पास जनरली मैं टीचर्स के लिए कहूँगा कि उनके पास ऑप्शंस हैं, पढ़ें, आए हमारी वेबसाइट के ऊपर देखें तालीम कहानी पे हमने आर्टिकल्स कैसे जमा किए हुए हैं, हम वहाँ पे आर्टिकल्स को किस नज़र से शामिल करते हैं और देखें उन पे कि उनके ऊपर क्या रिस्पांस आता है लोगों का, और वो ज़बान क्या है, ज़बान लिखने का अंदाज़ क्या है, और ये चीज़ें हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि वो तर्जुमा करना शुरू करें या ख़ुद से लिखना शुरू करें। ये दो जो एक्शंस हैं, ये उनकी लर्निंग कैपेसिटी को इतना इन्हेंस कर देंगे कि जो आपके रट्टे वाले सिस्टम के अंदर नहीं आ सकती है। रट्टे के अंदर आपने बस रट लिया है क्या चीज़ है, इम्तिहान में आपने उंडेल दिया, आपने ये नहीं देखा कि वो चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पढ़ने का मुझे क्या फ़ायदा है। मुझे आज भी याद है, हम एफएससी में थे, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो हमारे यहाँ पहले साल में बॉटनी पढ़ाई जाती थी उस वक्त, दूसरे साल में ज़ूलॉजी होती थी। तो हमारे एक क्लास वालों ने हमारे एक टीचर को कहा कि जी ये इस फर्स्ट ईयर में हम जितने थ्योरीज पढ़ेंगे, अगले साल में सेकंड ईयर में हम इन सब की नफ़ी पढ़ेंगे कि नहीं ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से हमें जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ एक वैसी मजहबी चढ़ है, हमने उसको तैयार कर लिया कि जी वो डार्विन ने कहा था तो इंसान बंदर से बना है, तो बस ये बंदर वाला मामला है और हम जो है ना बंदर नहीं है। तो ये नहीं देखता कि भाई उसकी थ्योरी के अंदर बात क्या हो रही है, बंदर का जिक्र है भी उसमें कि नहीं है, और क्या किसी मुसलमान साइंसदान ने उस पर कोई काम किया किसी किस्म का कि नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो आपके पास हैं वो कॉन्सेप्ट्स ना होने की वजह से हैं, रट्टे की वजह से आपके पास जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो बस इम्तिहान पास करने के लिए चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये नहीं देखते कि उनका रियल लाइफ में, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या उनको कोरिलेशन नज़र आती है, कोई मुमासलत है, कोई मवाजना है, कोई उस इल्म को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास एफएससी में बच्चों को बैक्टीरिया वगैरह के मुतालिक पढ़ाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है और चीज़ें हैं। चूँकि हम दोनों बायो से मुतल्लिक हैं तो हमारी मिसालें भी ज़ाहिर बात है बायो से ही मुतल्लिक होंगी। सवाल ये है कि क्या ये मुनासिब नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को आप जो है एक प्रैक्टिकल कराएं जिसमें दूध से दही जमाएं। बिल्कुल, हमेशा से मैं बेसिक बाकायदा बायोटेक्नोलॉजी है। मैं ये चीज़ एग्जाम के दौरान, वाइवा के दौरान स्टूडेंट से पूछता रहा हूँ और किसी को पता नहीं होता। मतलब 90% मार्क्स लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पेपर देने आए हुए हैं और कुछ पता नहीं होता, जीरो। यानी कि किसी टीचर ने उनको बताया नहीं है कि ये घर में आप कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब जो हैं चंद दिन पहले डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो पेशावर आए थे कुछ दिन पहले, तो उनको यहाँ पे पनीर बाजार में एक जगह मिलता है, वो नज़र आ गया, जो आपकी बेसिक पनीर नहीं होती, फार्मर्स चीज़ जिसे कहते हैं। कॉटेज चीज। तो क्या कह रहे हैं? कॉटेज चीज। हाँ कॉटेज चीज़। तो वो उनको फार्मर्स चीज़ या कॉटेज चीज़ जो नज़र आ गया, वो बड़ी खुशी खुशी किलो 2 किलो लेके गए। 700-800 रुपए किलो थी वो, या 8-9 हज़ार रुपए के लगभग थी, जितनी भी मुझे याद नहीं, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो वो लेके गए अपने साथ। बात ये है कि अब यही पनीर जो है आप घर में बना सकते हैं। आपको सिर्फ दूध को फाड़ना है, आप लीमू डाल दें, आप कोई और चीज़ डाल दें और उसको जो है आपको रख लें, तो ये आपके पास बन जाती है घर में। उसके अंदर मैकेनिज्म क्या हो रहा है, ये बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आप आप बच्चों को कह सकते हैं कि घर से आते हो अपने साथ 1-1 किलो दूध का एक पैकेट ले आओ, एक लीमू मतलब निचोड़े। लैब के अंदर लाना भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल हमने वो बनाया हुआ है तो हम ला। इसी तरह से अब आपके पास वो है बॉटनी है, आप सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, सेमेस्टर से मतलब ये है कि आप एफएससी में पढ़ा रहे हैं या उसमें पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों के अंदर उस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों क्या वजह है कि हम लोगों ने तहिया कर लिया है, जो सेट नॉर्म्स हैं हमने उनसे हटना नहीं है, बस एक लकीर के फ़कीर बन गए मन मिन हैसुल कौम के भाई, बस हमने बोर्ड के ऊपर खड़े होके जो है ना चाक से या मार्कर से
कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींच देनी है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, बस हमारी बतौर बहैसियत उस्ताद जिम्मेदारी पूरी हो गई है। ऐसे नहीं होता। हमें अपने बच्चों को समझाना है, सिखाना है और उनको ज़हनी सतह पे जो है ना एंगेज करना है कि वो सोचना शुरू कर दें। सवाल उनके ज़हन में उस वक़्त आएँगे जब वो सोचेंगे। अगर वो सोचेंगे नहीं तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो आपके पास अपनी नॉलेज को कहीं पे भी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। आपकी जो जितने भी इंजीनियरिंग है, जितने भी आपके स्टेम मेजर हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और उसके अंदर आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस भी आ जाते हैं, नेचुरल साइंसेस भी आ जाते हैं, बायोमेडिकल साइंसेस भी आ जाते हैं। ये सारे वो हैं जो अप्लाइड वो हैं और इनकी आपकी ज़िंदगी के हर फील्ड में ज़रूरत है। अब मैं और आप मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू बात कर रहे हैं। अब आपके पास बेहतरीन स्किल्ड टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, जो मोबाइल को रिपेयर करते हैं, लैपटॉप रिपेयर करते हैं, लेकिन वो आपको ये मोबाइल और ये लैपटॉप बना के नहीं दे सकते, क्योंकि हालांकि उनको मतलब ये कि कोई तरीके बड़ा स्टेप नहीं है उसके बाद। आज से 50-60 साल पहले जब स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स अपने गैराजों में बैठ के कंप्यूटर बना रहे थे, तो उनके पास कौन सी ऐसी स्किल थी जो कि आज के हमारे टेक्नीशियंस के पास नहीं है, सब कुछ है। बल्कि उससे ज़्यादा ये जानते हैं, उससे ज़्यादा जाने ना इस वक्त सोफिस्टिकेटेड नॉलेज टेक्नोलॉजी को ज्यादा डील कर अवेलेबल रहे हैं, है बेतहाशा आजकल। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को डील कर रहे हैं। बिल्कुल। उस वक्त वो जो वो पहला उन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर बनाया था ये एप्पल वालों ने, और लकड़ी के डब्बे में रखा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल ऐसे है। मतलब कि आज की वीडियो तो गेम से वो ज्यादा चीज़ें एडवांस है। मतलब वीडियो गेम बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल। इसकी निस्बत कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, वो तो यानी कि बच्चों का खिलौना लगता है आजकल। तो पॉइंट ये था मेरा कि जो टेक्नीशियंस हैं, हमें टेक्नीशियंस पैदा नहीं करने हैं। टेक्नीशियन को आपने चंद स्किल्स, चंद टेक्निक्स सिखा दी हैं, अब बस वो उन्हीं के ज़रिए काम कर रहा है, बस उसने आगे नहीं जाना। आपने वो इंडिविजुअल्स पैदा करने हैं जो क्रिएट कर सकें, जो टेक्निक्स उनको आती हैं, उनसे वो काम ले सकें जो कि आमतौर पे नहीं लिया जाता है। जी। अब ये वजह है कि वो हमें उसके ऊपर काम करना होगा और अपने स्टूडेंट्स को जो है कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर करने होंगे ताकि वो खुद फ़ायदा उठा सकें, खुद अपने सीख सकें, खुद जिसको को उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेगा, सोचेंगे वो, सवाल पैदा होंगे। सवाल जो है उसकी अक्कासी करेंगे कि वाक़ईतन वो सोच रहे हैं तुम। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सवाल करना पता नहीं क्यों उस्ताद से इतना मायूब समझा जाता है। मुझे याद पड़ता है कि एफएससी में भी, बीएससी में भी मैं बहुत सवाल करता था। सही। अब मेरी सारे क्लास वाले जो है ना, सारे सेक्शन वाले मुझसे बड़े तंग होते थे कि ये बहुत सवाल करता है। हर क्लास में एक दो बंदे ऐसे होते हैं। मैं जिस वक्त मेरा पीएचडी का डिफेंस होने वाला था, तो मैं अपने जूनियर्स जो थे लैब में, मैं उनके साथ मैंने काम किया कि उनको मैंने बिठा देता था रोज़, तकरीबन 1 महीने तक मैं रोज़ाना स्टूडेंट अपने जूनियर्स को अपने प्रेजेंटेशन की डिफेंस की प्रेजेंटेशन देता रहा। ये इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही थी, वो भी सवाल पूछते थे, वो भी होता था। तो मैंने अपने जो जूनियर्स थे उनको ये कहा हुआ था, जो सबसे मज़ेदार सवाल पूछेगा उसको मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा। वाक़ईतन कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल किए, जिनको मैंने सोचा जो कि आगे मेरे डिफेंस में मेरे काम आए। तो जिस वक्त आपके स्टूडेंट्स सोचेंगे, समझेंगे, उसी वक्त वो आगे चलेंगे और उसी वक्त अपनी अब जो फील्ड में भी वो काम जाना चाहेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी लंबी हो गई है छुट्टी वीडियो, करें? तो लिहाजा आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर चलें। नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।